आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर हमारा 6 है, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस चैप्टर काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि मिस इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। इस चैप्टर के हर मौजू को, हर टॉपिक को इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े और आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके याद कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मेजर कॉन्सेप्ट आपको कौन कौन से दिए गए, यानी कि ये पूरा चैप्टर किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, इसमें आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इन पेज नंबर 106, तो पिक्चर मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, या अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, आप बुक से डायरेक्ट देख लें। ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ मार्क करेंगे अपने एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन को। तब आपकी बुक में लिखा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस का। उसके साथ ही लिखा है क्रोमोसोम्स और जीन्स, यानी क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है, जीन्स किस तरीके से इनहेरिटेंस में वर्क कर रही है, क्रोमोसोम्स कहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, सेग्रीगेशन क्या है, ये लॉ क्यों बनाया गया। इसके साथ ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसके साथ ही वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, कि वेरिएशन किस तरह है, वेरिएशन किन चीज़ों की है, किन ऑर्गेनिजम्स की है, वेरिएशन है क्या। तो इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह समझेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करें इनहेरिटेंस का स्टूडेंट, कि इनहेरिटेंस है क्या, ये लफ्ज़ क्या है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, इसको अगर हम समझें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में लिखा है सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हासिल होता है पेरेंट्स से। अब ऑफस्प्रिंग क्या है स्टूडेंट, ऑफस्प्रिंग यानी कि नस्ल, यानी जो जनरेशन होती है हमारे पास, जो हमारे पास जितने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो सेल डिवीजन होती है और जो उसके बाद जनरेशन बढ़ती है, रिप्रोडक्शन होती है, तो ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। अब उन ऑफस्प्रिंग में कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अपने पेरेंट्स से आता है, हमारे पास जो भी चीज़ें रिजेंबल करती हैं अपने पेरेंट्स से, वो हमारे पास कहलाती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब मोरूसी खुसूसियात। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में, आपके कैरेक्टरिस्टिक में कोई ना कोई चीज़ ऐसे रिजेंबल होगी जो आपके पेरेंट्स से आप में आई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमारे पेरेंट्स से कुछ रिजेंबलनेस आती है, हमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। नाउ अब हेरिडिटी को हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो हमने पहले डिस्कस की थी क्लास 9 में, अगर आपको याद हो तो हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़े थे मुख्तलिफ ब्रांचेस को, कि हम जिस डिफरेंट एक्सपेक्ट से लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें जीन्स की, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, उस कैरेक्टरिस्टिक की जो हमें पेरेंट्स से मिल रहा है सेल डिवीजन के दौरान जीन की फॉर्म में, वो हमारे पास जेनेटिक कहलाता है। नाउ हम हेरिडिटी को पढ़ रहे हैं किसमें स्टूडेंट, जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, राइट। अब जो जेनेटिक्स है हमारे पास, वही जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है आपको समझ आया। इनहेरिटेंस बेसिकली जो प्रोसेस है ट्रांसफर करना, किस चीज को ट्रांसफर करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटी को, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप बुक में, अब आपके एग्जाम में किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप किस तरीके से लिखोगे, तो आपकी बुक में मार्क करें पेज नंबर 107। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, उसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब अगर हम हेरिडिटी की स्टडी करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे, जेनेटिक्स में। तो ये जेनेटिक की डेफिनेशन आपको मिल गई। हेरिडिटी के साथ साथ वेरिएशन की स्टडी। अब वेरिएशन क्या है, वेरिएशन आपकी बुक में लास्ट में लिखा है कि बेसिकली अब हमारे पास जो डेटा आता है हमारे पेरेंट्स से, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलता है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक पेरेंट्स हैं उनके, अगर हम ऑफस्प्रिंग्स को देखें, उनके चाइल्ड को देखें, तो हर चाइल्ड, हर जो हमारे पास उस ऑफस्प्रिंग होता है वो एक जैसा तो नहीं होता। अगर आप देखिए, आप अपने भाई से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते, बिल्कुल नहीं मिलते। आप अगर 2 सिस्टर है, 3 सिस्टर है, आपस में शक्लें बिल्कुल नहीं मिलती, थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हैं चीज़ें, बिहेवियर थोड़ा बहुत मिल रहा है, आपकी बॉडी थोड़ी बहुत मिल रही है, कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, कुछ चीज़ें रिजेंबल है, सही है।
कंप्लीटली नहीं है, तो ये हमारे पास कहलाएगी वेरिएशंस, राइट। इस तरीके से प्लांट्स में भी, इस तरीके से बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है कि वो कंप्लीटली रिजेंबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर हम देखते हैं ट्विंस है, तो जो ट्विंस होते हैं वो तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं जो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये उसकी ट्विन सिस्टर है या ब्रदर है, राइट। लेकिन जो हमारे पास बाकी ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें कुछ चीज़ें रिजेंबल होती हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस, वो वेरिएशंस है, ठीक है स्टूडेंट। वेरिएशंस की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है स्टूडेंट लास्ट पैराग्राफ में, लिविंग थिंग्स व्हेन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो हमारे पास पेरेंट्स से हासिल हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रही है, उसके बाद लिखा है देयर ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, साथ ही लिखा है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ है। क्या बच्चों की शक्ल पेरेंट्स से बिल्कुल मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती, रिजेंबल करती है। समटाइम आप कहते हैं कि तुम अपनी मदर से बहुत रिजेंबल करती हो, राइट, तुम अपने फादर से बहुत रिजेंबल करते हो, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं, ये हमारे पास वेरिएशन है, ठीक है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी आपको यही मिल जाएगी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं जीन्स को। लिखा है जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जीन बेसिकली कंट्रोल करती है इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स को, किस तरीके से? लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है स्टूडेंट, एवरी कैरेक्टर ऑफ लाइफ ऑफ हिज स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, वो सारे जो है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम हो रही है, कंट्रोल करती है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब हमारे पास ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, इन द फॉर्म ऑफ कोड, इसी कोड को हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन्स में पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो बच्चों के आई कलर है पेरेंट्स से मिल रहे हैं, हेयर कलर पेरेंट्स से मिल रहा है, हाइट मिल रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस भी तो आएगी, इंफॉर्मेशन भी तो आएगी, तो जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो जीन्स के जरिए मिल रही है वो इंफॉर्मेशन, कोड के जरिए मिल रही है। तो इसे हम फर्दर ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कोडिंग किस तरह की जाती है, जिससे हम जो है ना वो पेरेंट्स के कैरेक्टर के बिल्कुल मुताबिक होते हैं, मोरूसी खुसूसियात, हेरिडिटी जो है वो मिलती है, किस तरीके से इसे हम फर्दर डीएनए में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है इनहेरिटेंस को? जीन कर रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास फर्दर डिस्कस किया हुआ है क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इससे पहले आपके पास हेरिडिटी की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। हेरिडिटी की डेफिनेशन लिखी है, हेरिडिटी इज द वे बाय विच जीन्स ट्रांसमिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये डेफिनेशन ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बेस्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेफिनेशन हाईलाइट कर दूंगी मैं, आप यहाँ से देख लें और इसे अपनी बुक में मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें या नोटबुक में लिख लें ताकि एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम्स का जिक्र है। क्रोमोसोम्स का किस तरह? अब देखें लास्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज का हमारे पास लिखा है, एज वी नो दैट ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास, हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम आपने सेल साइकिल में डिस्कस किया होगा। बेसिकली अगर हम रैपिड रिवीजन करें क्रोमोसोम्स का, तो हमारे पास जो स्टूडेंट सेल है, सेल के अंदर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स है। उस ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कुछ क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। जब वो क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के दौरान मतलब मिलते हैं, एक पूरा क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है, नेटवर्क मिलता है, तो वो क्रोमोसोम्स बनाता है, राइट। क्रोमोसोम्स ओनली अपेयर होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। ये सारी चीजें आप क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 9 में जब आपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन की होगी, पढ़ा होगा, तो उसमें आपने न्यूक्लियस को भी इन डिटेल डिस्कस किया होगा। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस किस तरीके से उसमें चीजें मौजूद है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि क्रोमोसोम्स को बना रहे हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्रोमोसोम्स हमारे पास स्पेशीज में जनरेशन आफ्टर जनरेशन पासिंग आउट कर रहा है इंफॉर्मेशन को। हर जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग स्पेसिफिक लिखा हुआ है, यानी हर ऑर्गेनिज्म का अलग होगा। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन में लिखा है कि हमारे पास ये कंटेन करते हैं 2 क्रोमोसोम्स, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 2 सेट है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स, राइट। लिखा है 1 हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं सेट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखा है 23, उसके साथ ही हमारे पास उसका ओरिजिन और बाकी चीजें बताई गई हैं। लेकिन इनमें से जो चीज इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में वो ये है
कि आगे आपके पास लिखा है कि ये जो दो क्रोमोसोम्स है, द टू क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन देयर शेप, साइज एंड पोजिशन, ये दो क्रोमोसोम्स साइज में, शेप में, पोजीशन में सेम है, ठीक है, सिमिलर है। उसके बाद लिखा है पोजीशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो क्रोमोसोम्स का सेंटर पार्ट है, सेंट्रोसोम हिस्सा है जहां से उसके दोनों आर्म्स जॉइंट है, वो हमारे पास सेंट्रोसोम है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस होमोलोगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस मिलते जुलते जो क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं, प्रोवाइड द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली क्या करें, हेरिडिटी फरहम करने, सही, जो हेरिडिटी जीन्स दे रहे थे तो जीन्स तो कोडिंग के फॉर्म में दे रहे थे, वो कोडिंग यहाँ पे क्रोमोसोम्स में आ रही है, ठीक है। अब ये किस तरीके से जीन्स के साथ हैं क्रोमोसोम्स और फिर डीएनए के अंदर है, क्योंकि हमारे पास जो जीन है स्टूडेंट, जीन तो डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है आपके पास क्रोमोसोम्स और जीन्स, तो यहाँ पे एक अलग इंडिविजुअल हेडिंग दी गई है बुक में, एग्जाम में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो लिखा है स्टूडेंट क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में, एज वी नो दैट क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड, जैसा हमें पता है कि क्रोमोसोम्स क्या है स्टूडेंट, फिक्स्ड हैं नंबर में और उसके साथ ही अपने शेप में, नंबर उनका फिक्स है, अरेंजमेंट आगे पीछे नहीं होगी नंबर के लिहाज से, ना ही शेप के लिहाज से। उसके बाद लिखा है इन दी नंबर ऑफ स्पेशीज, अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पेशीज की स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये कंटेन करते हैं मैनी जीन्स, एक जीन नहीं है, दो नहीं है, बल्कि बहुत सारे जीन्स अपने पास कंटेन कर रहे हैं, कौन, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जीन को कंटेन कर रहा है, फिर ये हमारे पास डीएनए में भी आएगा और इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोसेस करेगा किसकी, इंस्ट्रक्शन को पास आउट करने में, इंफॉर्मेशन को पास आउट करने में, ठीक है। उसके बाद लिखा है हमारे पास, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस क्रोमोसोम्स की या जीन्स की आपके लिए कंपोजिशन कैसी हुई है, तो कंपोजिशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है क्रोमोसोम्स की। हेडिंग लिखी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, अगर आपसे सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम्स की आपको कंपोजिशन को बताना है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो आप ये हेडिंग पहले लगाएंगे, ठीक है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स की केमिकली क्या जो है ना इसकी कंपोजिशन है, किस तरीके से ये बना हुआ है। तो केमिकली कंपोजिशन को अगर डिस्कस करें तो आपकी बुक पेज नंबर 109 में लिखा है द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। अब जो हमारे पास केमिकल मटेरियल है यानी जिससे क्रोमोसोम बना है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। लिखा है इज बेसिकली अ न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल किसका है, न्यूक्लियोप्रोटीन का, ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन मौजूद है। आगे ब्रैकेट में लिखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी यानी कि डीएनए, ठीक है। अगर हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है विच मीन्स आरएनए, ठीक है, तो हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, डीएनए से बना है। कितने परसेंट है, 40%। तो एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो कितना है, 40% डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है जो कि कंपोस्ट कर रहा है क्रोमोसोम्स को, बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल को कर रहा है और क्रोमेटिन कर रहा है क्रोमोसोम्स को, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट एंड स्पेशल प्रोटीन, यानी स्पेशल किस्म के कुछ प्रोटीन है जैसे हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हमने डिस्कस किया था। अच्छा, फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस किया हुआ है, आप इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बट आपकी बुक में जस्ट केमिकल कंपोजिशन पूछा गया तो आप सिर्फ ये मेंशन कर दें स्पेशल प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन में कौन सा स्पेशल प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद लिखा है हमारे पास जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, ये मिलकर बना रहे हैं बिलियंस ऑफ यूनिट अप टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो बने हैं हमारे पास ये राइबोज शुगर के बने हैं, जिसका फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा है C5H10O4, यानी कि C5 मतलब कार्बन के 5 एटम है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन के 10 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ये मिलकर कंप्लीटली बनाएंगे हमारे पास शुगर को, डीऑक्सीराइबोज शुगर को। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजियस बेस वगैरह हमारे पास आ जाएगा और फिर ये कंप्लीट एक बनाएगा क्रोमोसोम्स को, सही है। अच्छा, अब नीचे डायग्राम दी गई है, आप उसको देख लें। साथ ही यहाँ पर एक फिगर 6.4 है, आपसे जो है ना एग्जाम में फिगर भी पूछा जा सकता है कि आपने ड्रॉ करके बताना है, तो आप ये स्ट्रक्चर बोलेंगे, हम इसे डायग्राम नहीं बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर सकते हैं और साथ ही जब आप मेंशन करें
नंबर के अकॉर्डिंग यानी अपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसे बना भी सकते हैं ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगला टॉपिक अगर हम आगे बढ़ जाए, थोड़ा इसको इन डिटेल बताया गया है, बस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है इन पेज नंबर 110 यानी 110 में। बॉक्स में आपको थोड़ा सा डीएनए का जो है ना स्टूडेंट स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर हम बात करें डीएनए की तो लिखा है इफ द स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए, कि डीएनए के अगर हम स्टैंडर्ड को देखें तो लिखा है कि ये एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, राइट, कि क्रोमोसोम जो है वो एक सिंगल सेट है, वो क्रोमोसोम शामिल है इस डीएनए के अंदर। लिखा है इन न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये लीड करता है एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि हमारे पास होता है इट वुड बी मोर द 7 फीट टू 2 मीटर्स लॉन्ग। यानी आप सिर्फ इमेजिन करें कि हमारे पास जो डीएनए है उसका साइज कितना है, 7 फीट से 2 मीटर लॉन्ग। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये 7 फीट से 2 मीटर्स लॉन्ग है तो ये किस तरीके से सेल के अंदर फिट हुआ है, क्योंकि ये तो इतना लंबा है तो ये किस तरीके से फिट हुआ है। तो आगे आपका आंसर लिखा है, पहले तो एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लिखा है हाउ ऑफ दिस लॉन्ग डीएनए इज कोलाइड इन वेरी स्मॉल क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कॉइल नुमा स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको स्ट्रेट करें तो ये बहुत लंबा होगा। इस तरीके से लंबे होने की वजह कर, लॉन्ग होने की वजह कर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कॉइलिंग हुआ होता है, बहुत राउंड हुआ होता है, तभी ये इजीली फिट हो जाता है सेल्स के अंदर। ठीक है, इमेज में आप देखें आपको क्लियर समझ आएगा कि किस तरीके से फिट हुआ वैसा ही है। स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट आते हैं, लिखा है द हिस्टोन, फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन में लिखा है द हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज वाइल डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसलिए क्योंकि अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि ये हमारे पास कॉइलिंग जो बिल्कुल कॉइल की तरह घुमा हुआ है, कॉइलिंग हुई हुई है इसमें, ये कॉइलिंग खुलती क्यों नहीं है या किस तरीके से ये कॉइल फिट हुई हुई है, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो हिस्टोन स्पेशल प्रोटीन हिस्टोन है बेसिकली उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और डीएनए कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अल्टरनेटिव चार्ज है, हमारे पास अल्टरनेटिव चार्ज होने की वजह कर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो अट्रैक्शन है इस वजह कर ये ईजिली कॉइलिंग होके फिट है, बिल्कुल फिक्स है सेल्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना लिखा है साथ ही कि ये हिस्टोन और डीएनए जो है ना जब ये साथ कॉइलिंग करेंगे तो ये कहलाएंगे न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स कहलाएंगे, और अगर जब ये स्ट्रेट होंगे न्यूक्लियोसोम्स तो हम इसके रिंग को किस तरह देखेंगे, वेपर्स हुए हुए रिंग एक हाई ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग में, जिसे हम सुपर कॉइल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको समझने के लिए नेम दिया गया है डिफरेंट, कि अगर हम क्रोमोसोम्स को लें और उसके साथ ही हिस्टोन शुगर है जो हमारे पास स्पेशल प्रोटीन है उनको लें, डीएनए को लें, साथ मिलाएं, तो जो हमने कॉइलिंग की हुई है तो वो इतनी हार्ड कॉइलिंग हुई हुई है, इतनी ज़्यादा, पहले एक कॉइलिंग हुई, रैप हुई, फिर मजीद कॉइलिंग में रैप हुई, ताकि वो ईजिली अपने आप को क्या कर सके, फिट कर सके। ठीक है, तो उसको लिखा हुआ है सुपर कॉइल, नाम दिया गया उसका सुपर कॉइल। अब ये जो सुपर कॉइल्ड है क्रोमोसोम्स, ये इस क्रोमोसोम से फिर मजीद दूसरे क्रोमोसोम में जाएगा और इस तरीके से एक क्रोमोसोम्स के अंदर सिमट जाएगा, अरेंज्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज जीन आ लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ डीएनए। लोकलाइज मीन्स लोकेटेड। अब जीन को अगर हम देखें स्टूडेंट, तो जीन बेसिकली लोकेटेड कहाँ मौजूद होती है, डीएनए के अंदर। ठीक है, तो जीन जो हमारे पास बेसिकली डीएनए के अंदर है, तो फर्स्ट अगर हम जीन को समझें तो उससे पहले हमें लाजमन समझना चाहिए डीएनए को। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जीन की जगह ही डीएनए के अंदर लोकेटेड है। तो आपकी बुक में लिखा है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकॉज जीन इज localized or located part of DNA which has a coded information to synthesize a protein which work as a enzyme। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करना होगा और लाजमन, वो ये कि स्टूडेंट यहाँ जो बार बार प्रोटीन का जिक्र किया जा रहा है कि प्रोटीन बनाएगा हमारे पास जीन, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देगा जीन, तो आप ये मत समझिएगा कि ये वो प्रोटीन है जो राइबोसोम्स बनाती है। ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये वो प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन हमारे पास ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटीन होता है जो हम बायोमोलिक्यूल्स में लेते हैं या हम इनटेक कर रहे होते हैं। सही है, ये यहाँ पर बेसिकली जो जीन जिसके इंस्ट्रक्शन देगा, इंफॉर्मेशन देगा जिस प्रोटीन को बनाने के लिए, वो प्रोटीन एज अ एंजाइम वर्क करेगा, क्योंकि एंजाइम हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है।
तो इन प्रोटीन हमारे पास जो हम इनटेक करते हैं एज अ बायोमोलिक्यूल एनर्जी के लिए, तो वो तो प्रोटीन है। उसके साथ ही हार्मोन्स को और एंजाइम को भी हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है ये वर्क करेगी एज अ एंजाइम, और सिंथेसाइज कौन कर रहा है? जीन। बट हम पहले किसे डिस्कस करेंगे? डीएनए को। क्यों? क्योंकि जीन कहाँ मौजूद है? डीएनए के अंदर। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस डीएनए, ठीक है। अच्छा, डीएनए का लिखा हुआ है ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे मार्क करें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो हम जस्ट इसको पॉइंट में लिख देंगे। अब लिखा है द मॉडल ऑफ डीएनए। अगर हम डीएनए के मॉडल की बात करें, वाज सजेशन बाय, अब ये सजेस्ट किया गया था किसकी वजह कर, मतलब किन्होंने इसे सजेस्ट किया था, कौन से साइंटिस्ट थे? उनका नाम है वेस्टन एंड क्रिक। इन 1953 में उन्होंने ये मॉडल बेस्ड किया किसके ऊपर? एक्सरेज के ऊपर और फोटोग्राफ्स। एक्सरेज, फोटोग्राफ और केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए, यानी केमिकली एनालाइज किया डीएनए को, उसके स्ट्रक्चर को, और फिर उसके बारे में उन्होंने मॉडल दिया, ठीक है। अब ये जो मॉडल था वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग था, किस चीज़ के लिहाज के ऊपर था? तो पहला पॉइंट लिखा है डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल, इसे हम स्प्रिंग स्ट्रक्चर कह लें, यानी ट्विस्टेड है। कैसा है? ट्विस्ट हुआ भाई, ट्विस्ट नुमा है, ट्विस्टेड हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। डबल है, सिंगल नहीं है। तो जो एक सिंगल होगा उसके पास कुछ कोडिंग होगी, दूसरे के पास कुछ होगी, तो फिर वो आपस में अटैच्ड होंगे, तो इसलिए ये डबल है और ट्विस्टेड है, ठीक है। लिखा है ईच हेलिक्स इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी इसमें बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड, कुछ न्यूक्लियोटाइड इसमें शामिल होंगे, और ये ट्विस्टेड है अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ट्विस्टेड है। लिखा है द आउटर पार्ट इज कॉल्ड अपराइट। आउटर पार्ट जो है, यानी अगर आप डायग्राम में देखें तो ब्लू कलर से जो हमारे पास है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, और आप सिंगली डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक जो आउटर पार्ट है, एक इनर पार्ट है। तो बेसिकली आउटर पार्ट हमारे पास अपराइट पार्ट है, इनर पार्ट जो है उसे हम रंग कहते हैं, और ये मेड अप होता है पेयर्ड नाइट्रोजियस बेस से। तो जो ये पेयर्ड नाइट्रोजियस बेस्ड है, पेयर्ड मतलब कि दोनों ने, यानी जो इसके अंदर जो कंपार्टमेंट है, या आप कह लें न्यूक्लियोटाइड है, जितने भी नाइट्रोजियस बेस्ड मौजूद है, उन्होंने बेसिकली पेयर बनाया हुआ है, सही है। वो आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन है, उनको हम क्या कहते हैं, वो पेयर्ड किस तरीके से हैं। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा है दैट इज बोथ हेलिक्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर विच आर हील्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, यानी कि अगर हम देखें वो पेयर्ड जो हमारे पास है, जैसे अगले पॉइंट में पेयर्ड का नाम लिखा है, जैसे कि हमारे पास हेलिक्स जो है, अगर एडेनिन की बात करें, ये सारी कोडिंग है, ठीक है, जीन की कोडिंग है, एडेनिन है, साइटोसिन, गवानीन, ठीक है, यूरासिल, तो ये हमारे पास सारे जो यहाँ पर डीएनए में मौजूद है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली किस तरीके से होंगे? अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन हमारे पास किसके साथ बनाएगा? हमेशा साइटोसिन गवानीन के साथ बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी और के साथ नहीं बनाएगा, इसी के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से एडेनिन हमारे पास थाइमीन के साथ बनाएगा, इसके अलावा किसी के साथ। अगर एडेनिन आया तो इधर क्या आएगा? थाइमीन। अगर इस तरफ हमारे पास थाइमीन है तो इधर एडेनिन, ठीक है। तो ये आप डायग्राम की मदद से जो है ना इजीली समझ सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजियस बेस है, सारे एक दूसरे के साथ ही क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब बात करें अगर हम जीन्स की, डीएनए का स्ट्रक्चर समझ लिया, जीन के ऊपर आते हैं। जीन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लिखा है कि जीन एक स्मॉल सेगमेंट है किसका? डीएनए का, जो कि अपने पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है, स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में? कोड की फॉर्म में, ताकि वो सिंथेसाइज कर सके प्रोटीन को। अब ये जो हमारे पास बेसिक यूनिट है किसकी? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की, यानी कि जीन जो लोकेटेड करता है कि स्पेसिफिक पोजीशन में किसके? क्रोमोसोम्स के। आपकी बुक में लिखा है दिस पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस और लोकी, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास बेसिकली पोजीशन के लिहाज से जीन की, क्रोमोसोम्स की, ये कहलाती है लोकस, और सिंगुलरली हम इसे कहेंगे लोकी, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ये जो जीन है इसके पास स्पेसिफिक फंक्शन है, ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लिखा है जीन डिटरमाइन करती है द हाइट ऑफ प्लांट एंड अदर जीन डिटरमाइन द कलर ऑफ देयर पेटल्स ईटीसी। अब इतने सारे जीन्स हैं, सब अपना मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन दे रही है बाय द हेल्प ऑफ कोडिंग, कि अगर जैसे एग्जाम्पल दी गई है आपकी बुक में हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट, उसके अलावा पेटल्स के कलर,
अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखें तो हमारे पास अगर कोई है तो उसके हेयर्स के कलर, आई का कलर, बेसिकली जीन जो है ये इंस्ट्रक्शन देती है। उसके बाद हमारे पास लिखा है इसके साथ ही ये जो कोडिंग है, ये कोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज भी होती है। अब ये जो चेंज होगी उसका रीज़न जो हमारे पास है वो कहलाता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अब जेनेटिक वेरिएशन तो होगी बट कॉज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन हम इसको बेसिकली एक तरीके से डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिसऑर्डर ये हमारे पास वो डिसऑर्डर बीमारी वाला डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये डिसऑर्डर डिजीज वाला डिसऑर्डर नहीं है। ये डिसऑर्डर मतलब बेतरतीबी, या आप कह लें कि कोई अरेंजमेंट नहीं। जब हमारे पास डिसऑर्डर से मुराद जब बेतरतीबी होगी, यानी जो हमने पेयर्ड बनाना था, यानी हमारे पास जो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ने वाला था अगर वो आगे पीछे हो जाए या एक गावानिन उसमें से रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। उस म्यूटेशन की वजह कर चेंजेस आ जाती है जेनेटिक कोड्स में, जेनेटिक वेरिएशंस में, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन कॉल्ड। अब ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारे पास जीन की, इसे हम कहते हैं अलील्स। अब ये जो एलेलील्स है हमारे पास जीन्स की, ये बहुत सारी हो सकती है, हैव मैनी। अच्छा, जितने हमारे पास जीन्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगी, जीन्स हैव मैनी एलेलील्स। अब आपकी बुक में लिखा है एज अ 300 एलेलील्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ क्या करेगी, म्यूटेशन कॉस्ट करेगी, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होगी। अब हमारे पास एक और टॉपिक दिया गया है आपकी बुक में, दैट इज जीन एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन बेसिकली यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का, जो कि कॉपीड करता है हेरिडिटी टू दी नेक्स्ट जनरेशन। यानी हमारे पास जो इनहेरिटेड करता है किसको, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बेसिकली जीन इंस्ट्रक्शन ही क्यों दे रहा है अपने ऑफ स्प्रिंग, ताकि उनके जो ऑफ स्प्रिंग है, जो उनकी रिप्रोडक्शन हुई है, उसमें हमारे पास पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पे जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, ठीक है, उसके हमारे पास क्या करता है, चीज़ें जो है वो फराम करता है। अब इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास जो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको एक मॉडल मिलेगा, दैट इज मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए जब एबल होता है कि वो एग्जैक्ट कॉपी बनाए अपनी, ठीक है, किस चीज़ की, मॉलिक्यूल की, उसके साथ ही न्यूक्लियस, सेल बिफोर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के हमारे पास सेल डिवीजन से पहले जो न्यूक्लियस है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना या डीएनए की कॉपी बनाना, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो अगर आप डायग्राम की मदद से समझें, आपकी बुक में भी फिगर दी गई है, फिगर 6.7 इन पेज नंबर 112, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जो हमारे पास एक डीएनए है, ये डीएनए चूंकि डबल हेक्सेलिक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ओपन होते हैं जिप की फॉर्म में, ठीक है। जो कोडिंग होती है स्टूडेंट, वो कोडिंग के दरमियान में एक और कोडिंग आ जाती है, दैट इज मैसेंजर आरएनए, जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रही है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, सही है। ये सारा काम जो प्रोसीजर हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, कि हमारे ऑफ स्प्रिंग जो है यानी पेरेंट्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाए ऑफ स्प्रिंग में। दैट्स ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस, ठीक है, दैट ऑल अबाउट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सही है। तो इस तरीके से डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो यहाँ से आप मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से लिखा है, डीएनए इज एबल टू मेक इट्स एग्जैक्ट कॉपी इटसेल्फ इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल बिफोर सेल डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी कि डुप्लीकेट बना रहे हैं ना, कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, तो यही रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है ना। उसके बाद आपके पास लिखा है द सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय जीन। सेंट्रल डॉगमा का क्या मतलब है, अगर हम इस वर्ड को समझें तो लिखा है द टर्म सेंट्रल डॉगमा मीन्स अ सेट ऑफ बिलीव्स वर अ जीन एक्सप्रेस बाय द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ प्रोसेस जिसमें हमारे पास सिंथेसाइज हो प्रोटीन। तो जब बेसिकली जीन प्रोटीन को बनाएगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन बाय द जीन इंफॉर्मेशन। तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली डीएनए का जो लोकेशन दी गई है, यानी जीन चुके लोकेटेड है डीएनए के अंदर, तो लिखा है कि न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हमारे पास बेसिकली सिंथेसाइज हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो लिखा है ये अकर करता है साइटोप्लाज्म में। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ आरएनए का जिक्र भी किया हुआ है। तो अगर हम आरएनए के यानी कि हमारे पास जो प्रोसेस दिया गया है जीन्स का कि किस तरीके से जीन मजीद
तीन स्टेप में या 2 स्टेप जो लिखा हुआ है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इन स्टेप में ये प्रोसेस मुकम्मल करता है कि आरएनए है तो लिखा है कि आरएनए बेसिकली बनते हैं राइबोस शुगर के साथ, फॉस्फेरिक एसिड के साथ और कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ जैसे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल। डीएनए और आरएनए में फ़र्क ये है कि हमारे पास डीएनए में यूरासिल की जगह थाइमीन होता है और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली डीएनए डबल हेक्सालिक है लेकिन आरएनए सिंगल है, सही है। आरएनए जो है ना वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास आरएनए जितने भी इसके हमारे पास टाइप्स हैं वो हेल्प करता है कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में। तो अगर हम टाइप ऑफ आरएनए को देखें तो हमारे पास इसमें आता है एमआरएनए यानी मैसेंजर ऑफ आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर ऑफ आरएनए और इसके साथ साथ हमारे पास आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स है। तो आरएनए की टाइप को यहाँ क्यों डिस्कस किया, क्योंकि ये टाइप जो है यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और हमारे पास जो बेसिकली टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए, ये सारे मिलकर जो है ना वो हेल्प करेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन फराहम करने में। तो आपकी बुक में लिखा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉलो इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, कि जब हम अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे, भेजेंगे सेल में, तो ये डीएनए से कहाँ जाएगा, एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, देन टू राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के पास लेके जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, क्योंकि राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में है। तो ये बेसिकली डीएनए से लेकर कहाँ गया, मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए इसका नाम ही यही है कि ये मैसेज फराहम करता है, तो बेसिकली ये कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स के पास जो कि साइटोप्लाज्म में है। और इसके बाद 2 प्रोसेस होंगे, 2 स्टेप प्रोसेस फॉर प्रोटीन यानी एंजाइम सिंथेसाइज, ठीक है। तो वो 2 स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है स्टूडेंट द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी वो स्टेप जहां पर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, वेयर इंफॉर्मेशन विच कंटिन्यूड इन अ स्पेसिफिक स्टेगमा ऑफ डीएनए यानी जीन, जहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी डीएनए को जीन के जरिए, इज कॉपीड इन अ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक कोड। ये बेसिकली कॉपी होगा यहाँ पर सीक्वेंस में राइबोसोम्स के, जो कि साइटोप्लाज्म से आया है हमारे पास। तो ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए क्या करेंगे, बेसिकली ये प्रोसेस है जो कॉपी करते हैं डीएनए इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इस ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली कॉपी हो रही है किसकी, हमारे पास मैसेंजर आरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसकी कॉपी हो रही है डीएनए के लिए। उसके बाद है ट्रांसलेशन, यानी इन द सेकेंड स्टेप टू अदर टाइप आरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है बेसिकली यानी ट्रांसफर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए एक टाइप थी आरएनए की, दूसरी टाइप है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगी स्टूडेंट, राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए को क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी इस पूरे इंफॉर्मेशन को। और फिर मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाएगा इमाइनो एसिड का, जो कि हेल्प करेगी सिंथेसाइज करने में प्रोटीन को, सही है। जब हमारे पास जिप अनलॉक हुई थी डीएनए की, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझें कि डीएनए की जिप जब अनलॉक हुई तो उसके जो कोडिंग थी वो भी अलग, अब ब्रेक हो गए, कोडिंग अलग हो गए। कोडिंग तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अटैच थे, अब कोडिंग अलग हो गए। नाउ अब हमारे पास मैसेंजर आरएनए के पास भी कुछ कोडिंग है। तो जो ट्रांसफर आरएनए है हमारे पास, उसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ट्रांसफर आरएनए के पास एक हमारे पास बेसिकली इमाइनो एसिड होता है और कुछ कोडिंग होती है। तो वो कोडिंग तो अटैच हो जाएगी, तो वो जैसे अटैच होके आगे बढ़ेगा तो इमाइनो एसिड देता जाएगा। इमाइनो एसिड एक एक करके चेन बनाते जाएंगे और फिर इस चेन हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगी, प्रोटीन, ठीक है, जो वर्क करेगी एज अ एंजाइम। बाद हमारे पास जो है वो मेंडल्स का कुछ लॉ दिया गया है। मेंडल के लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम रैपिड रिवीजन करते हैं कि बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे वाइंड अप किया है, और इस पूरे प्रोसेस में हमने किन चीज़ों को बेसिकली हाईलाइट किया और समझा है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हम इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं। आपको आई होप इनहेरिटेंस समझ आया हो, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें ट्रांसफर हो रहे हो वो पूरे रिजेम्बलनेस, कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी चीज़ें जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है सेल डिवीजन के दौरान, दैट्स ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस, जो कि हेरिडिटी मटेरियल कर रहे होते हैं किसमें, जेनेटिक्स में, ठीक है।
वेरिएशन क्या है, जो डिफरेंट हमारे पास बिहेवियर आ रहा है, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट द वेरिएशन, ठीक है। तो हम ये समझ रहे थे, तो ये प्रोसेस यानी कि इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, तो इसे समझने के लिए हमने समझा क्रोमोसोम्स को, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर मजीद चीज़ें आ गई, जैसे डीएनए। तो डीएनए हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझा हमने। उसके बाद डीएनए के अंदर आता है जीन, जो कि लोकेटेड है हमारे पास डीएनए में, तो हमने जीन को भी समझा। नाउ जीन के बाद आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर किस चीज़ का, जीन के प्रोसेस का, आरएनए इसमें किस तरीके से वर्क कर रहा है। फिर आरएनए की टाइप हमारे पास जो है वो टीआरएनए और एमआरएनए, जो कि 2 स्टेप प्रोसेस कर रही है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, सही है। तो आप इसे जो है ना एक बार थ्योरेटिकली पढ़ें अपनी बुक की मदद से, तो आपको इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल्स के लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।